आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। बिहार SIR पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को रखा बरकरार, कहा आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं। भारत सिंगापुर की तीसरी वुज़रा सतह की बातचीत आज दिल्ली में होगी मुनक़िद। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करने पर होगी तवज्जो। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा, अक़ीदतमंदों से भरी गाड़ी ट्रक से टकराई। हादसे में 10 अफराद की मौत, 11 जख्मी। ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से कबल ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा डॉनबास से फौज नहीं हटाएगा यूक्रेन। नम्रता बत्रा ने वुशु में मुल्क के लिए पहला तमगा जीतकर रकम की तारीख। खवातीन के 52 किलोग्राम जुमरे में जीता चांदी का तमगा। फाइनल में चीनी हरीफ से शिकस्त का सामना। खबरें अब तफसील से। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की नज़रसानी मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होगी। कल हुई समाअत में अदालत ने आधार और राशन कार्ड को SIR में शामिल न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी और दीगर वकला ने दरख्वास्त गुजारों की तरफ से बहस की और इलेक्शन कमीशन के अमल पर सवालात उठाए। दलील दी गई कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेजात नहीं है जो कमीशन मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी मुल्क का हिस्सा है। अगर बिहार के लोगों के पास दस्तावेजात नहीं है तो मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने वालों के पास नहीं होना चाहिए। अगर वो मरकजी हुकूमत के मुलाजिम है तो उनके पास कुछ शनाख्ती कार्ड जरूर होना चाहिए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से यह भी कहा गया है कि SIR के तहत वोटर लिस्ट में कुछ लोगों को मुर्दा करार दिया गया है जो कि जिंदा है। इस पर अदालत ने कहा कि यह अभी ड्राफ्ट है, इसीलिए दावे और एतराज़ तलब किए गए हैं। और इस बीच पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने कल बिहार के SIR पर बहस का मुतालबा किया। अपोजिशन जहां SIR पर इलेक्शन कमीशन और BJP को तनकीद का निशाना बना रही है, तो वहीं BJP का कहना है कि अब तक इलेक्शन कमीशन के जरिए बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए 10 रोज से जायद हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद एक भी दावा या एतराज दर्ज नहीं करा सका। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी पर सियासी हंगामा जारी है। इलेक्शन कमीशन के इस अमल पर अपोजिशन मुसलसल सवालात उठा रही है। पटना से दिल्ली तक हंगामा बरपा है। इसी दौरान सीवान जिले की ममता देवी कल अचानक सुर्खियों में आ गई, जिनकी उम्र 35 साल है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल बताई गई है। कल पार्लियामेंट हाउस में मुजाहिरे के दौरान प्रियंका गांधी समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट ने ममता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी-शर्ट्स पहनकर SIR के खिलाफ एहतजाज किया। बिहार में इलेक्शन कमीशन के एहलकार SIR के पहले मरहले के बाद वोटर लिस्ट में पाए जाने वाले तजादात की छानबीन कर रहे हैं और उसे दुरुस्त कर रहे हैं। बूथ लेवल अफसरों ने बाद में ममता देवी से रब्ता किया, उसे गलती के बारे में इत्तला दी और 10 अगस्त 2025 को फॉर्म 8 के जरिए इस्लाह की दरख्वास्त की सहूलत भी फराहम की। दावे पर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका गांधी की टी-शर्ट पर अपनी तस्वीर देखकर ममता देवी गुस्से में आ गईं और पूछा कि ये कौन लोग हैं और उनसे पूछे बगैर उनका नाम और तस्वीर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगाकर टी-शर्ट पहने? क्यों कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है? नहीं गड़बड़ी है। उसको अगर नहीं लग रहा है तो वो समझे, वो उसका काम समझे, हम क्या जानते हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी काम हुआ है हम उसका जिम्मेवार नहीं है।
और इसी तरह से भागलपुर की रहने वाली आशा देवी पर भी सवालात उठाए गए हैं। उनकी उम्र 120 साल बताई गई है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनकी असल उम्र दुरुस्त है। रियासती इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर ने कल एक बयान जारी करके आशा देवी की उम्र के गलत होने के दावों को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भागलपुर की डीएम के हवाले से कहा था कि आशा देवी की उम्र 120 साल ही है। वो पीर प्रणितीय असेंबली के सरमीतपुर में फेकोटोला की रहने वाली हैं। उनके शौहर का नाम चलतर मंडल है। कमीशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी उम्र के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्टर अफसर ने बीएलओ से इस बात की जांच कराई और तहकीकात में आशा देवी की उम्र 120 साल ही पाई गई। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम खबरों और वायरल खबरों को गलत करार दिया है, जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि आशा देवी की उम्र गलत दर्ज की गई है। और बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत में जारी वोटरों की खुसूसी नज़रसानी से मुताल्लिक़ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल रोज़ाना आ रहा है। इसी सिलसिले में मुतादिद सियासी जमातों के रहनुमाओं ने SIR की कार्रवाई को हुकूमत का बेहतरीन कदम करार दिया है। डीएम साहब और विनोद बाबू के नेतृत्व में जो ये बैठक हुई है उसमें सारे कागजात मिल गए और इसको हम लोग बूथ स्तर पर बात करके जो भी इसमें सुधार होगा उसको हम लोग करेंगे। 1 अगस्त को जो पूरे 1 महीने का अभियान चला, 25 जून से विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का, उसकी सूची उपलब्ध कराई गई। जो मतदाता बाहर रह गए उनकी भी सूची उपलब्ध कराई गई और जो ऐड हो गए उनकी भी सूची सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गई। और इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान हमारे राजनीतिक दलों के BLA जो होते हैं उनके साथ जो सरकारी तौर पर BLO थे उनका समन्वय काफ़ी अच्छा रहा। फॉर्म 6, 7, 8 जिसमें नया नाम ऐड कराना, शिफ्ट कराना या जो मृत लोग हैं उनको हटाना, नाम सुधरवाना, इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया। वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है और वोटर लिस्ट के साथ साथ जितने वोटर छूटे हुए हैं वह भी लिस्ट प्राप्त हुआ है। उसमें हम लोग देखेंगे कौन हमारे लोग छूटे हुए हैं, कौन मृत हैं, कौन यहाँ नहीं है। वह देख करके 1 महीना के अंदर में जो आपत्ति देना है हम लोग 1 महीना के अंदर में आपत्ति देने का काम करेंगे। बैठक डीएम साहब ने बुलाया जिसमें जाके SIR के बाद जो सूची आई वो सारी सूची को पूरे जिला की 10 विधानसभा की सूची को उपलब्ध उन्होंने कराया। साथ ही साथ उन्होंने वैसी भी सूची उपलब्ध कराई जो जिनका नाम नहीं चढ़ा है वो फॉर्म लिए हैं, फॉर्म वापस नहीं किए हैं, तो उसकी हम लोग जांच करके हम लोग भी सहयोग करेंगे। जांच करके वोटर का नाम जुड़वाने का काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को वोटर लिस्ट धोखाधड़ी में मुलव्विस 4 ओहदेदारों को मुअत्तल करने की हिदायत पर अमल न करने पर आज तहलील तलब किया है। उन्हें एक ऐसे वक्त में तलब किया गया है जब 1 रोज़ कबल चीफ सेक्रेटरी ने कमीशन को एक ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि हुकूमत ने 5 में से 2 अहलकारों को फ़ाल ड्यूटी से हटा दिया है। ताहम उन अहलकारों को मुअत्तल नहीं किया गया है और ना ही इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत सिंगापुर तीसरा वज़ारती सतह का मुज़ाकरात आज दिल्ली में होगा। इसका मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसी और मजबूत बनाना है। सिंगापुर के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर तिजारत सिनद गान किम योंग करेंगे। इस डायलॉग में भारत की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर सिनत पीयूष गोयल और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्वनी वैष्णव करेंगे। इसकी पहली मीटिंग सितंबर 2022 में दिल्ली में हुई थी और दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में हुई थी।
यौम जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसीलिए अब बात करते हैं हर घर तिरंगा की। मुल्क भर में तिरंगा यात्रा पूरे जोश खरोश के साथ निकाली जा रही है। सिक्किम के गैंगटॉक में गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने हर घर तिरंगा रैली में शिरकत की। 79वें यौम आज़ादी से कबल शोपियां में जिला इंतजामिया के जरिए तिरंगा रैली निकाली गई। और गुजरात के भावनगर में रेल डिवीजन के जरिए बाइक तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। बाइक रैली को भावनगर रेलवे DRM दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी तादाद में रेलवे बोर्ड के एहलकारों ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय के नारे बुलंद किए। भावनगर मंडल में हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग हर घर तिरंगा अभियान के तहत कर रहे हैं और इस तरह के कई कार्यक्रम करते हैं जिससे हम अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को, सभी को तिरंगे के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो हम उनको दिखा सकें, उन्हें बता सकें, उनके अंदर जागरूकता पैदा कर सकें और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा कर सकें। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ हमारे मंडल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो सभी मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। इसी तरह हम लोग पैदल रैली और अन्य कार्यक्रम भी इसके साथ करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें BSF के जवानों ने हाथ में तिरंगा थामे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर से बाइक रैली निकाली। BSF के IGM L गर्ग ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जब BSF के जवानों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रैली निकाली तो आसमान तालियों से गूंज उठा। BSF जवानों की ये बाइक रैली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग सेंटर से निकाली गई, जो अंदरूनी शहर से गुजरती हुई जोधपुर के मेहरानगढ़ किले तक और किला मेहरानगढ़ से वापस BSF ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंची। रैली में सैकड़ों जवानों ने तिरंगा हाथ में पकड़े हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए हिस्सा लिया। आगरा में भी जिला इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका ताउन से एक अजीमुशान तिरंगा यात्रा निकाली गई। संजय पैलेस में वाक़ई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहाते से शुरू होने वाली इस यात्रा को मेयर हेमलता दिवाकर, डिविजनल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट अरविंद मल्पा बंगारी और DIG शैलेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हुब्बुल वतनी से सरशार इस यात्रा में स्कूल कॉलेज के तलबा, NCC कैडेट्स, SN मेडिकल कॉलेज के MBBS और नर्सिंग के तलबा, समाजी तंजीमों और शहर के बाशिंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी मार्ग से होती हुई शहीद स्मारक पहुंची, जहां शोहदा के मजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए गए और सलामी दी गई। अफसरान ने कहा कि इस तारीखी यात्रा का मकसद आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को याद करना है। इस तकरीब का बुनियादी मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौम के तईं जिम्मेदारी के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाना है। हर घर तिरंगा भारत की आज़ादी के रंग पूरे मुल्क में जोश और खरोश के साथ लहरा रहे हैं। ये थी हर घर तिरंगा से मुतालिक खबरें। और अब दीगर खबरों में उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव का काम जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ताहाल 68 अफराद लापता हैं, जिनमें से 25 नेपाली निजात हैं। इमदादी सामान और रसद के लिए 110 गाड़ियां और 21 भारी मशीनें, JCB, खुदाई करने वाली मशीनें, बुलडोज़र, टपर जनरेशन को तैनात किया गया है। हर्षिल और धराली में मुसलसल खुराक, ईंधन और ज़रूरी अशिया की सप्लाई भी भेजी जा रही है। फ़ौज, फ़िज़ाइया, स्पेशल फोर्सेस, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और दीगर मरकज़ी और रियासती एजेंसियां ज़िला पुलिस सरबराह की निगरानी में मिलकर काम कर रही हैं। मंगल तक 1308 मुसाफिरों और मकामी लोगों को बचा लिया गया।
IGSDRF की क़यादत में धराली में एक वाक़या कमांड पोस्ट कायम की गई है और मुतासरा इलाक़ों को मुख्तलिफ सेक्टरों में तकसीम करके तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन धराली ता गंगोत्री नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। डबरानी के इलाके में हाईवे को खोलने का काम जंगी पैमाने पर जारी है, लेकिन सूरत हाल अब भी चैलेंजिंग है। उत्तरकाशी से DD न्यूज़ के नुमाइंदे टकबीर बिश्ट की खास रिपोर्ट देखिए। धराली प्राकृतिक आपदा में जहाँ पे जो ये दलदल है, आप सब ठीक दिखा सकते हो। SDRF के लोग जो है इस मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे कि 70 से 80 लोग यहीं पे दबे हुए हैं और हमारे साथ SDRF के हैं। जी, आपको कैसा अंदाजा है कि यहाँ पे लोग हैं? जी, ये संभावित स्थान है जी, संभावित स्थानों में प्रयास हो रहा है। नहीं यहाँ पे एनडीआरएफ भी लगी है जो संभावित स्थानों पे अपना जो सर्च अभियान चला रही है। अच्छा जी, बिल्कुल। जिस तरह से जहाँ पे लोगों ने बताया है कि यहाँ पे लोग दबे हैं, तो वहीं पे खुदाई का कार्य चल रहा है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार दिग्विजय बिश्ट। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महकमा मौसमियात ने आज तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अगले 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह के हालात बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी शदीद बारिश की पेशनगोई की है। महकमे ने अगले 2 दिनों के दौरान शुमाल मशरक़ी भारत में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की है। और राजस्थान के दौसा में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ अक़ीदतमंदों से भरी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। अक़ीदतमंद खाटू श्याम के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि 10 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े में 1 दर्जन के करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। 9 शदीद तौर पर ज़ख्मियों को जयपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 का इलाज ज़िला अस्पताल में किया जा रहा है। अक़ीदतमंद एक पिकअप में सफ़र कर रहे थे जो एक ट्रक से टकरा गई। तमाम अक़ीदतमंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। दौसा के ज़िला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि वापी के करीब एक हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। 9 लोगों को इलाज के लिए रेफ़र किया गया है और 3 का इलाज ज़िला अस्पताल में किया जा रहा है। तकरीबन अभी जो एक्सीडेंट हुआ वापी के पास, उसमें यूपी की तरफ जा रहे थे धार्मिक स्थल से। 10 की कैजुअल्टी अभी हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार हुई है। 9 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है। 3 का ट्रीटमेंट अभी DH के अंदर चल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेसिंग कर दी हैं। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन DH के अंदर हैं और बाकी जिनको SMS रेफ़र किया गया है वहाँ के ट्रॉमा सेंटर। राजस्थान के जालौर के रहने वाले पीर राम बिश्नोई गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से ज़ख्मियों और लाचार जंगली हयात की खिदमत कर रहे हैं। वो अपनी 25 बीघा अराज़ी पर रेस्क्यू सेंटर बनाकर अब तक हज़ारों जंगली जानवरों को बचा चुके हैं। उनकी बेलौस खिदमात पर उन्हें कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। राजस्थान के जल्लौर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले पीर राम बिश्नोई, नाम तो सादा है लेकिन काम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। तकरीबन 2.5 दहाई कब्ल उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसमें कोई सियासत, कोई खुदगर्जी, कोई लालच नहीं था। उनका अज़्म था सिर्फ खिदमत करने का। पीर राम ने देखा कि उनके आसपास सड़कों और खेतों में जख्मी, बीमार और बेबस जंगली जानवर तड़प रहे हैं। लोगों ने आंखें फेर ली, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तब से उन्होंने जंगली जानवरों की खिदमत में पहल की। ऐसे में पीर राम बिश्नोई ने अपनी ही जमीन पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाया। 25 बीघा जमीन न खेती के लिए न घर के लिए, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए। अब तक 2000 से जायद हिरन, मोर, खरगोश, नीलगाय
और दीगर जंगली जानवर यहाँ इलाज करवा कर जंगल में वापस आ चुके हैं। यहाँ से वन्य जीव लुप्त होने लगे तो हमने एक रेस्क्यू सेंटर के मार्फत से काम चालू किया। तो आज से 15-20 साल पहले काम किया था और घायल वन्य जीव को बचाना, उपचार करना और वापस पुनर्वास में छोड़ना। यहाँ वन्य जीव घायल लाए जाते हैं, इनका उपचार करते हैं, ठीक होने के बाद पुनर्वास में हम जंगल में छोड़ देते हैं। दिन रात खिदमत, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश, पीर राम और उनकी टीम कभी पीछे नहीं हटती। पीर राम और उनकी बीवी पारो देवी को जानवरों से इतना लगाव हो गया है कि जानवर भी एक ही पुकार पर भाग कर आते हैं। पीर राम की इस शानदार खिदमत को मुल्क और बैरून मुल्क सराहा गया है। जख्मी और बेसहारा जंगली हयात की खिदमत करने पर पीर राम को कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात भी मिल चुके हैं। इनमें शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड, अर्थ हीरो अवार्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ अवार्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ अवार्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑनर और अमेज़न इंडिया का खुसूसी एजाज शामिल है। जितने भी घायल मोर आते हैं उनका यहाँ इलाज किया जाता है। ठीक होते हैं तो वो स्वतंत्र आकाश में उड़ जाते हैं और जो ठीक नहीं हो पाते हैं, जो लंगड़े हो जाते हैं या जिनका पैर कट जाता है, पंख कट जाते हैं, तो उनके यहाँ पर चारे, पानी और उनकी सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से की जाती है। पीर राम बिश्नोई का बचाव मरकज सिर्फ जानवरों का घर नहीं है बल्कि इंसानियत और हमदर्दी की जिंदा मिसाल है। पीर राम बिश्नोई एक सादा आदमी है जिन्होंने अपने अमल से दुनिया को सिखाया कि अगर दिल में रहम हो तो एक शख्स भी तब्दीली ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है गुजरात हाई कोर्ट का एक अहम फैसला। बाहिमी रजामंदी के साथ मुस्लिम जोड़े को तलाक के लिए तहरीरी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। एक केस के सिलसिले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम जोड़ा आपसी रजामंदी से तलाक लेना चाहता है तो उसके लिए कोई तहरीरी मुआहदा ज़रूरी नहीं समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से अगली सुर्खी, आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट SIR में जिंदा अफराद को मुर्दा जाहिर करने के मामले में अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की। तीसरी सुर्खी पर नज़र डालते हैं और ये अमरीका से मुतालिक है। अमरीका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। इनकलाब की सुर्खी, बलोच लिबरेशन आर्मी अब एक दहशतगर्द तंजीम मानी जाएगी। और इसके बाद की अगली सुर्खी, इनकलाब से कानून और मादनियात से मुतालिक तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर। और उसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। सहाफ़त की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान सिंगापुर गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के तीसरे दौर का आगाज़ आज। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। दिल्ली NCR में पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी, वज़ीर आला का बयान। और जस्टिस वर्मा के मौक़े पर सैरुकनी तहक़ीक़ाती कमेटी को तश्कील दिया गया है। इसके बाद की अगली सुर्खी, वोटर लिस्ट तस्दीक पर हंगामा, लोकसभा में अपोजिशन ने कागजात फाड़े। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे गैर मुल्की खबरों की तरफ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया है कि रूस की उस तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन से मशरक़ी डॉनबास के इलाके में अपनी फ़ौजें निकालने का मुतालबा किया गया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि ऐसा करने से यूक्रेन अपनी मजबूत दिफाई लाइनों से महरूम हो जाएगा और रूस को मज़ीद जारहाना कार्रवाइयों के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि इलाकाई मसाइल पर बातचीत सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है जब रूस जंगबंदी पर रजामंद हो और यूक्रेन के लिए ठोस सिक्योरिटी की ज़मानतें इस बातचीत का हिस्सा हों। खेल की खबरों में भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के शहर चेंगडू में मुनक़दा वर्ल्ड गेम्स के वुशु इवेंट में भारत के लिए पहला तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने ख़वातीन के 52 किलोग्राम वज़न के ज़ुमरे में सोने के तमगे के मुकाबले में चीन की मैंग्यू चिन के हाथों 0-2 से हारकर चांदी का तमगा जीता है। नम्रता बत्रा ने वुशु में भारत के लिए पहला आलमी खेल का तमगा जीत लिया है। नम्रता ने सेमीफाइनल में फिलिपाइन की करिजान फेद
कोलोराडो के खिलाफ शानदार फतेह के साथ फाइनल में दाखिला हासिल किया। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।